कहां से क्वेश्चन बने थे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों से मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा 1 मिनट बस मुझे दीजिए, तब तक डेफिनेशन को पढ़िए। 1 मिनट में वापस आता हूं, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओरिजिनल स्ट्रक्चर को टेम्पररी सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते हैं और दैट इज नोन एज द स्कैफोल्डिंग। समझिएगा ध्यान से, बहुत ही बेसिक है। देखो क्या लिखा है आपके पास, स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रहा होता है, एज वेल एज वर्कमैन यूज इट एज अ प्लेटफॉर्म टू कैरी ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क। ये बता रखा है कि स्कैफोल्डिंग एक ऐसा टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जो किसी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, साथ ही साथ उस स्ट्रक्चर पर जो वर्कमैन्स काम कर रहे हैं उनको भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिस पर बैठ करके या खड़े होकर के वो मैसन क्या कर सकता है, काम को एग्जीक्यूट कर सकता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्कैफोल्डिंग। तो बेसिकली समझ में आना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग का मतलब एक ऐसा टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, साथ ही साथ जो वर्कमैन उस जगह पे काम कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट देता है। इसे हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे अगर आप दिख रहा हो तो कुछ भाई साहब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टील का पूरा। अभी आपको बताऊंगा किस किस टाइप की स्कैफोल्डिंग होती है। यहाँ पे कुछ वर्कमैन है, जहां पे आप लोगों को एक सेफ्टी बेल्ट बंधी हुई दिख रही होगी। यहाँ पे एक आप लोगों को एक पोल टाइप दिखाई दे रहा होगा और ये पोल क्यों रखा गया ताकि मटेरियल इसके नीचे ना गिर सके। ये सब क्या होते हैं, आप लोगों को कुछ डायगोनल मेंबर्स दिख रहे होंगे, कुछ वर्टिकल मेंबर्स दिख रहे होंगे, कुछ प्लेटफॉर्म्स दिख रहे होंगे। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज इस जगह पे हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। अब देखो समझाते हैं एक बार आपको स्कैफोल्डिंग क्या बेसिकली समझ में आया। लेकिन अब इसमें समझा भी रखा है कि भाई स्कैफोल्डिंग में क्लियर कर रखा है कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क के अकॉर्डिंग, अलग अलग काम के अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग के टाइप भी अलग अलग होते हैं। इस पे लिखा भी है द टाइप ऑफ द स्कैफोल्डिंग वेरीज विद द टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क के आधार पर अलग अलग टाइप की स्कैफोल्डिंग्स होती हैं। अब जैसा कि आपको बताया गया इसमें कि स्कैफोल्डिंग या तो टिम्बर की बनी होती है या स्टील की बनी होती है। ये मेन दो स्टडी मेंबर्स होते हैं, सॉलिड मेंबर्स होते हैं जिनका मेनली आपकी स्कैफोल्डिंग बनी हुई होती है। अब इसमें ये भी क्लियर कर रखा है इट शुड बी, ये इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वर्कमैन को और अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि इसके ऊपर रखा जाता है उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाए। तो मेनली किसी भी एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए और जो वर्कमैन जिस जगह पे काम कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए जो टेम्पररी स्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो जनरली लकड़ी का या स्टील का बना होता है और इतना स्ट्रांग एंड वो स्ट्रेंथन होना चाहिए, इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो जो इंसान काम कर रहे हैं वर्कमैन और जो मटेरियल है उस पर बड़े आसानी से रखा जा सके और काम को अच्छे तरीके से बिना किसी एक डेंजर के एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और अलग अलग काम के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की स्कैफोल्डिंग्स होती हैं। अब स्कैफोल्डिंग मेनली कहां का यूज कर सकते हैं ये आपके दिमाग में आएगा। तो किसी एक नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा दीवार की चिनाई करते टाइम स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसी स्ट्रक्चर को रिपेयर करते टाइम हम लोग स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं और डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग या डिसमेंटलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर को गिराने में भी स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। कोई पूछेगा कि स्कैफोल्डिंग है क्या, स्कैफोल्डिंग कितने अलग अलग टाइप की किस किस पर्पस से होती है, स्कैफोल्डिंग किसकी बनी होती है, अक्सर स्कैफोल्डिंग की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल कहां कहां पे कर सकते हैं। अब एक और चीज दिमाग में आती है जो कि जनरल क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछ लिया जा चुका है। इसमें लिखा हुआ है कि जब किसी भी दीवार की हाइट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब किसी दीवार की हाइट 1.5 मीटर से ज्यादा बढ़ जाती है। देखो 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। कितने होते हैं 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। तो इसमें बता रखा है कि भाई जब किसी दीवार की हाइट 1 मीटर से 1.5 मीटर से ज्यादा बढ़ जाती है, 1.5 मीटर से ज्यादा, तो 3.28 का मतलब 1.5 मीटर की बात करोगे लगभग बता रखा है 5 साढ़े 5 फीट से ज्यादा की बात कर रहा है। तो जब किसी दीवार की हाइट 1.5 मीटर से ज्यादा बढ़ जाती है तो मैसन के लिए एक प्रॉपर अलाइनमेंट वाली और एक यूनिफॉर्म थिकनेस वाली वॉल कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक एवरेज हाइट जो इंसान की मानी गई है वो 5.5 से 5 7 5 8 फीट, जो 5 फुट 8 इंच तक मानी गई है। तो उससे ज्यादा जब उसकी हाइट जाने लगेगी दीवार की तो उसके लिए दीवार को बनाना, एग्जीक्यूट करना, मैसनरी वर्क करना मुश्किल होगा। तो इसमें बता रहे जब किसी दीवार की हाइट 1.5 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क फॉर द मैसन। मैसन के लिए काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता और काम को आगे प्रोसीड करना भी आने वाला है उस जगह पे। इसीलिए एक ऐसा टेम्पररी सुटेबल वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है मैसन के लिए जिसे हम लोग स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो समझने की बात करता हूं आप लोगों को। देखो एक ऑर्डिनरी स्कैफोल्डिंग जो होती है वो जनरली किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्टैंडर्ड्स, लेजर्स, पुटलॉक्स, ट्रांसम्स, ब्रेसेस, गार्डरेल, टी बोर्ड, इन सभी से मिलकर के अक्सर आप लोगों की एक स्कैफोल्डिंग बनी होती है। मतलब कोई स्कैफोल्डिंग है वो किस किस चीज से मिलकर के बनी है, कितनी चीजों से मिलकर के बनी है। तो पार्ट्स आपको बता के स्टैंडर्ड, लेजर, पुटलॉक्स, ट्रांसम, ब्रेसेस, गार्डरेल, टी बोर्ड, इन सभी से मिलकर के आपकी स्कैफोल्डिंग बनी होती है। डिपेंडिंग ऑन द वर्क कंडीशन, अलग अलग वर्क कंडीशन के आधार पर अलग अलग टाइप की स्कैफोल्डिंग जिनको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले अभी स्टैंडर्ड, लेजर, पुटलॉक, ट्रांसम, ब्रेसेस, गार्डरेल, टी बोर्ड ये क्या है आइए जरा समझते हैं एक एक करके देखते हैं। बताऊंगा बेटा शोरिंग इसमें क्या डिफरेंस है सब कुछ बताएंगे। पहले पढ़िए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है स्टैंडर्ड या अपराइट क्या होते हैं। देखिए मैं आपको सारे नाम बताऊंगा, इस डायग्राम में बताता चलूंगा। थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को सब कुछ दिखे। आप लोगों को यहाँ पे एक दीवार दिखाई दे रही होगी, थोड़ा 3D में बताने की कोशिश की है, डायग्राम 2D है लेकिन 3D सा लग रहा है अपने को। ये आप लोगों का फाउंडेशन है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर है आप लोगों को इस तरीके से। और इसके सामने एक टेम्पररी कंस्ट्रक्शन तैयार किया गया है। इस टेम्पररी कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि आप हमें समझने हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक वर्टिकल मेंबर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला वर्टिकल मेंबर, ये वाला वर्टिकल मेंबर और ये वाला वर्टिकल मेंबर। इन्हें हम लोग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग स्टैंडर्ड के नाम से जान रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा। दीज आर नोन एज अ स्टैंडर्ड, नाम भी लिखा हुआ है जगह पे, किस नाम से जानेंगे, इन्हें हम लोग स्टैंडर्ड जानते हैं। तो इसमें लिखा है स्टैंडर्ड या अपराइट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो क्लियर लिखा हुआ है दीज आर द वर्टिकल मेंबर्स ऑफ द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब इस
फ्रेमवर्क मतलब पूरे फ्रेम सिस्टम का जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, स्कैप फोल्डिंग बोल लो, स्कैप फोल्डिंग के वर्टिकल मेंबर्स को स्टैंडर्ड या अपराइट्स कहा जाता है। अब ये तीन तरीके से आप लोगों के सेट हो सकते हैं। कैसे कैसे? पहला, आपके पास ये जो अरेंजमेंट है ये तो ग्राउंड में गड़े हो सकते हैं, आपके जो ये जो अपराइट स्टैंडर्ड्स हैं ये ग्राउंड के अंदर गड़े हुए हो सकते हैं, ये ड्रम के अंदर, गांव में देखा होगा आपने, ड्रम के अंदर, हम ड्रम के अंदर क्या करते हैं, सैंड यानी कि रेत भर देते हैं और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, जो आपकी बल्लियां होती है, बल्लियां बोलते हैं गांव में देसी भाषा में इसको, बल्लियों को काट देते हैं, दैट स्टैंडर्ड बोल दो आगे। या कई बार ये जमीन के अंदर इनको गाड़ा जाता है, ठीक है। ये अरेंजमेंट करते क्या है, ये पूरा का पूरा जो लोड आ रहा है उस स्कैप फोल्डिंग के ऊपर, उस लोड को फाउंडेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं या सॉइल में ट्रांसफर करने का काम कर रहे होते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है लेजर क्या होता है। अब देखो ये जो मेंबर्स है ना, वर्टिकल मेंबर्स, इन वर्टिकल मेंबर्स के ऊपर ही कुछ हॉरिजॉन्टल मेंबर्स आप लोगों के 90 डिग्री पर एंगल पर क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ये रहे आप लोगों के हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जो आप लोगों को शायद यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, इसमें काफी सारी चीजें दिखा रखी है, ठीक है भाई। इसमें बता रखा है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं जो कि आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनके एकदम 90 डिग्री पर बंधे होते हैं। लिखा है ना, दीस टाइज द स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड से राइट एंगल पर, दीस टाइज स्टैंडर्ड एट द राइट एंगल व्हिच में सपोर्ट द पुट लॉक। इसमें बता रखा है ये जो आपके लेजर होते हैं ये स्टैंडर्ड पर 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टली बंधे हुए होते हैं। अच्छा, क्यों प्रोवाइड कराते हैं इनको? क्योंकि इनके ऊपर एक नया नाम आ गया, पुट लॉक सपोर्ट करेंगे। कौन करेगा? पुट लॉक सपोर्ट करेंगे इनके ऊपर। पहले वर्टिकल मेंबर, इनको स्टैंडर्ड बोलते हैं। इन पर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रॉपर एक स्पेसिंग पर बंधे हुए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको हम लोग लेजर बोलते हैं। देखो लिखा है, ये रखा, लेजर बोलते हैं इनको, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपके पास में, अब एक नया नाम है पुट लॉक। चलो पुट लॉक को पढ़ लेंगे, पहले ब्रेसेस देख लेते हैं। ब्रेसेस क्या होते हैं? आप लोगों को ये दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, वैसे तुम स्मार्ट हो। आपको ये डायगोनल मेंबर्स दिख रहे हैं, ये डायगोनल मेंबर जो कि स्टैंडर्ड्स पे बंधे हुए हैं, स्टैंडर्ड पे विद द हेल्प ऑफ रस्सी की मदद से या वायर की मदद से बंधे होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं भाई? दीज आर नोन एज द ब्रेसेस। ब्रेसेस क्या है आपके पास में? ब्रेसेस आर द डायगोनल मेंबर्स। ब्रेसेस आप लोगों के डायगोनली मेंबर्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स के ऊपर फिक्स होते हैं और ये किसी भी एक स्कैप फोल्डिंग को लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। क्या करते हैं? स्टैंडर्ड्स को लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये वाले डायग्राम में भी दिखाया था, इस चीज को मैंने इस वाले डायग्राम में भी आप लोगों को दिखाया था। दीज आर द स्टैंडर्ड को लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये आपके इंक्लाइन मेंबर प्रोवाइड कराते हैं जिनको हम ब्रेसेस के नाम से जान रहे होते हैं, ठीक है। ब्रेसेस समझ में आया? अब अगली कहानी आती है सर इस वर्ड की, पुट लॉक। किसकी आती है? पुट लॉक की कहानी। चलिए आइए समझते हैं पुट लॉक क्या है आपके पास में। देखो भाई, पुटलॉक्स क्या है? पुटलॉक्स में लिखा हुआ है, पुटलॉक आपके पास में ट्रांसवर्स मेंबर्स होते हैं। ट्रांसवर्स मेंबर्स मतलब पुटलॉक ट्रांसवर्स ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन जो कि एक तरफ से रखे हुए हैं किसके ऊपर? लेजर के ऊपर, और दूसरी तरफ से उस दीवार में गड्ढा बना के ओपनिंग करके हम उस दीवार के अंदर रख देते हैं उसको। चलिए आइए समझते हैं इसको, डायग्राम की मदद से समझाता हूं। देखो आपको साइड में इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम भी दिख रहा होगा। सबसे पहले ये वाले जो वर्टिकल मेंबर है तो आपके क्या हो गए? दीज आर द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पे आपके पास में आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपके लेजर बंधे हुए हैं। इसका क्रॉस देखो, पेन का क्रॉस सेक्शन यहां से देखोगे तो सिर्फ राउंड सेक्शन ही तो दिखेगा, तो ये आपके पुटलॉक्स हैं। और इसमें आप लोगों को एक मेंबर दिख रहा होगा, ये वाला मेंबर, इसको बोलते हैं पुटलॉक। लिखा भी हुआ है देखो, पुटलॉक। ये पुटलॉक क्या होता है? इसका एक हिस्सा तो रखा हुआ था, देखो पहले स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पे हॉरिजॉन्टली कौन बंधा हुआ है? लेजर। लेजर के ऊपर जो आपका पुटलॉक होता है इसका एक हिस्सा तो लेजर पे रखा होता है और इसका दूसरा एंड जो होता है वो दीवार के अंदर जा रखा होता है, दीवार के अंदर होल करके। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द पुटलॉक। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है पुटलॉक क्या है। पुटलॉक आपके पास में, पुटलॉक आर प्लेस्ड बाय वन एंड ऑन द लेजर। पुटलॉक का एक हिस्सा लेजर के ऊपर रखा होता है और दूसरा हिस्सा राइट एंगल पर दीवार के अंदर जा रहा होता है। ये ट्रांसवर्स मेंबर्स होते हैं जो कि बाकी मेंबर के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। लिखा है इसमें पुटलॉक के, और जब आपका पुटलॉक आ जाएगा, ये आपका पुटलॉक है, तो यहां पे देखो डायग्राम में ये आपके स्टैंडर्ड्स, ये आपके ब्रेसेस, डायगोनल मेंबर्स। अब ये जो आप लोगों का लेजर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर का लेजर। लेजर के ऊपर देखो, लेजर के ऊपर पुटलॉक इस तरीके से जा रहा है, मतलब एक तरफ ये दीवार के अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ ये कहां रखा हुआ है? आपका लेजर के ऊपर। अब लेजर के ऊपर आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा हो तो ये वाला एक वर्किंग प्लेटफॉर्म भी रखा हुआ है, ये वाला एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है, दिख रहा है? एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो किसके ऊपर रखा हुआ है? ये रखा हुआ है पुटलॉक्स के ऊपर। तो यहां पे देख सकते हैं पुटलॉक के ऊपर एक वर्किंग प्लेटफॉर्म रखा है, इसको प्लैंक बोला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको वर्किंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो वर्किंग प्लेटफॉर्म क्या है भाई? वर्किंग प्लेटफॉर्म वो है जिस पर बैठ करके मैसन अपना काम करेगा, ठीक है। मैसन अपना काम करेगा, तो आपका हो गया पुटलॉक। नेक्स्ट है आपके पास बोर्डिंग। बोर्डिंग का मतलब क्या है? वही वर्किंग प्लेटफॉर्म। वो वर्किंग प्लेटफॉर्म आपने देखा है ना, वर्किंग प्लेटफॉर्म क्या है? जिस पर बैठ करके मैसन चिनाई कर रहा होता है या अपना सामान रखता है जिसके ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज द बोर्डिंग या वर्किंग प्लेटफॉर्म। तो क्या लिखा है इसमें? बोर्डिंग इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। बोर्डिंग एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म यानी कि पट्टा है, लकड़ी का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिस पर बैठ करके मैसन काम करेगा और उस पर मटेरियल भी रखेगा। और किसके ऊपर रखा हुआ है? पुटलॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। भाई सीधी सी बात है, मैं आपसे अगर ये कहूं कि मुझे इस बुक को रखना है, मुझे इस बुक को रखना है किसी सपोर्ट पर, तो मैं क्या करूंगा? एक सपोर्ट मैंने यहां से लगाया, दूसरा सपोर्ट यहां से लगाया, तभी तो इसको मैं ऐसे रख पाऊंगा। तो वर्किंग प्लेटफॉर्म के नीचे क्या लगे? पुटलॉक। पुटलॉक किस पे रेस्ट कर रहा है? एक तरफ से रेस्ट कर रहा है दीवार पे, दूसरी तरफ से रेस्ट किस पे कर रहा है? लेजर पे। लेजर किसके साथ बंधा हुआ है? स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड कहां पे गड़ा हुआ है? जमीन में। लोड कहां जाएगा? जमीन में। काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा, चाली का इस्तेमाल करते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म के तौर पर। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट देखो लिखा है बोर्डिंग एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है जो कि पुटलॉक को सपोर्ट करता है, सॉरी जो पुटलॉक पे सपोर्टेड होता है, पुटलॉक के ऊपर रखा होता है। एंड इसका इस्तेमाल वर्कमैन को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि वर्कमैन को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए, और जो मटेरियल है एट द टाइम ऑफ वर्किंग, काम करते टाइम जो मटेरियल जो वर्कमैन इस्तेमाल करेगा, मैसन इस्तेमाल करेगा, उसको रखने के लिए हम लोग वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि किसके ऊपर रखा होता है? पुटलॉक के ऊपर रखा हुआ होता है। नेक्स्ट है आपके पास गार्डरेल और नेक्स्ट है आपके पास टॉप बोर्ड। अब इसको समझते हैं, गार्डरेल क्या चीज है? गार्डरेल आपके पास में एक इस तरीके का मेंबर होता है, लेजर जैसे दिखता है, ये आपका दिखने में लेजर जैसा ही होता है लेकिन लेजर से थोड़ा ऊपर। एक तरीके से मैं आपको समझाऊं, एक होता है स्टूल और एक होती है चेयर। आप समझिए, आप स्टूल पे बैठे हो जिसके पीछे कोई बैक नहीं है, तो अगर आपको कोई धक्का देगा तो क्या होगा? आप गिर जाओगे। लेकिन अगर आप चेयर पे बैठोगे, कोई आपको धक्का देगा तो वो जो बैक है वो आपको गिरने नहीं देगी। करेक्ट बात है। तो गार्डरेल क्या करता है? गार्डरेल
जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है उसी जगह पर स्टैंडर्ड पर थोड़ा ऊपर की तरफ बंधा हुआ होता है एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है लेजर जैसा ही, जो कि मैसन को गिरने नहीं देता, वर्कमैन को गिरने नहीं देता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गार्डरेल बोलते हैं। क्या लिखा है, ये एक रेल होती है, रेल मतलब एक तरीके के हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो लेजर की तरह प्रोवाइड कराया जाता है, स्टैंडर्ड पर इसको बांधा जाता है एट द वर्किंग लेवल पर, और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि टू प्रिवेंट द वर्कमैन फ्रॉम द फॉलिंग, ताकि वर्कमैन को या मैसन को गिरने से बचाया जा सके। अब टॉपबोर्ड क्या है, टॉपबोर्ड आपके पास में एक ऐसा लकड़ी का पट्टा होता है, देखो लकड़ी का पट्टा, कौन सा लकड़ी का पट्टा, ऐसा लकड़ी का पट्टा होता है जो मटेरियल को गिरने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखो मैसन को गिरने से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, गार्डरेल का, और मटेरियल को गिरने से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, टॉपबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। भाई कहानी एकदम क्लियर है, साफ शब्दों में, आसान शब्दों में आप लोगों को बता दिया गया है हर एक चीज के बारे में, कौन सी चीजें किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, एक बार बता दो जरा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये समझ आया स्कैफोल्डिंग क्या है, टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग मेनली किसके रूप में इस्तेमाल हम लोग मेनली दीवार में कब इस्तेमाल करते हैं, जब 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट हो जाती है, इसके पार्ट्स क्या हैं और पार्ट्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपकी कहानी आती है कि सर ये जो स्कैफोल्डिंग है कितने टाइप की होती है। पहली स्कैफोल्डिंग आपके पास सिंगल, डबल, कैंटिलीवर, सस्पेंडेड, टेरेस्ट्रल, स्टील और पेटेंटेड। आई थिंक अभी जो आपको स्कैफोल्डिंग अभी एग्जाम में आपसे पूछी गई थी वो शायद या तो आपसे एक तो डबल स्कैफोल्डिंग पूछी गई थी और शायद सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, दो तरीके की स्कैफोल्डिंग आप लोगों से पूछी गई थी। ठीक है, मैं आपको सारी स्कैफोल्डिंग बताऊंगा, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही पूरे दिल लगा करके आप लोगों को बताऊंगा इसको। सिंगल स्कैफोल्डिंग, और याद भी कराऊंगा, आपको गलत भी नहीं करोगे। सबसे पहली बात करते हैं सिंगल स्कैफोल्डिंग क्या होती है। पहली बात देख लीजिए सिंगल स्कैफोल्डिंग दिखती कैसी है। दिस इज द सिंगल स्कैफोल्डिंग। अब डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे इसको हम लोग। देखो भाई पहली बात तो सिंगल स्कैफोल्डिंग मोस्ट कॉमन स्कैफोल्डिंग है, मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा इस्तेमाल में की जाने वाली स्कैफोल्डिंग है। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट दिमाग में फिट करिए, क्वेश्चन आता है आपके पास में, सिंगल स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल ब्रिक मैसनरी में किया जाता है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं। सिंगल स्कैफोल्डिंग का सिंपल मतलब ये है कि यहां पे दीवार है, इसके साइड में एक ही लेयर में स्कैफोल्डिंग आपने प्रोवाइड कराई, इसको बोलते हैं सिंगल स्कैफोल्डिंग, या इसको सिंगल लेयर स्कैफोल्डिंग या ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखो क्या लिख रहा हूं इसमें मैं। पहली बात तो ये आप लोगों का ब्रिक मैसनरी के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन स्कैफोल्डिंग, ये मोस्ट कॉमन स्कैफोल्डिंग है जिसका मेनली इस्तेमाल ब्रिक मैसनरी में किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसको हम लोग ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग या सिंगल लेयर स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम, ब्रिक लेयर या सिंगल लेयर स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। जो जो नाम अभी मैंने आपको बताए थे ना वो सब कुछ इसके अंदर होते हैं। पुटलॉग या ट्रांसफॉर्म जिनको हम लोग बोलते हैं, या लेजर्स क्या होते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सब कुछ इसके अंदर। देखिए पहली बात तो मोस्ट कॉमन स्कैफोल्डिंग है, इसका मेनली इस्तेमाल ब्रिक मैसनरी में किया जाता है, इसे हम लोग ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, इसको मैं पुटलॉग स्कैफोल्डिंग भी कहता हूं। अब कारण सुनो, रट्टा तो मानना नहीं है, कैसे याद होगा इसको भी समझ लीजिए। देखो बेटा आपको पता होगा कि जब ब्रिक मैसनरी करते हैं तो ब्रिक मैसनरी के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ब्रिक मैसनरी में दीवार में होल करना आसान हो जाता है। ब्रिक मैसनरी में दीवार में होल करना आसान है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ब्रिक मैसनरी में दीवार में होल करना आसान है। तो इसमें हम लोग पुटलॉग को होल करके, ध्यान से सुना, पुटलॉग को दीवार में होल करके, ब्रिक मैसनरी के अंदर होल करके उसमें पुटलॉग को रखा जा सकता है। लेकिन जब स्टोन मैसनरी होगी तो क्या उसमें आप लोग दीवार के अंदर होल करना आसान होगा, भरना आसान होगा, नहीं होगा, कितने सारे होल करने पड़ेंगे आप लोगों को, दिक्कत आएगी। इसलिए मैं डबल लेयर स्कैफोल्डिंग या फिर इसको डबल स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल होती है उसी जगह पे, रट्टा नहीं मानना। तो क्योंकि ब्रिक के अंदर ओपनिंग करना आसान है ब्रिक मैसनरी के अंदर, इसलिए ब्रिक मैसनरी के लिए हम लोग सिंगल लेयर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसे ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग, सिंगल लेयर स्कैफोल्डिंग या पुटलॉग स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी पूरा डेटा भी आप लोगों को बता देता हूं। इसमें लिखा है दिस इज पैरेलल टू द वॉल एट 1.2 मीटर। अब देखो जैसे इसमें बता देता हूं, जैसे ये आप लोगों की दीवार है, इस दीवार में ये आपकी दीवार बनी हुई है, दीवार से इसकी जो दूरी है, दीवार से ये कितनी दूरी पर बना होता है, 1.2 मीटर पर पैरेलली, दीवार से पैरेलल 1.2 मीटर दूरी पर इसको बनाया जाता है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड इज अबाउट, डिस्टेंस जो होता है, जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 से लेकर के 2.5 मीटर होती है। इनके बीच की, इन सब के बीच की जो डिस्टेंस है 2 से लेकर के 2.5 मीटर की। तीसरा, लेजर कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड एट ए इंटरवल ऑफ 1.2 टू 1.5 मीटर। अब ये जो लेजर कनेक्टेड है ये एक दूसरे से, मतलब दो लेजर के बीच की हाइट 1.2 से 1.5 मीटर तक रखी जाती है, 1.2 से 1.5 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे पुटलॉग जो होते हैं वो किस इंटरवल पे रखे जाते हैं। तो जो पुटलॉग होते हैं, जैसे एक पुटलॉग ये रहा, दूसरा पुटलॉग ये रहा, ये भी 1.2 से 1.5 मीटर पर रखे जाते हैं। कितना गजब का कॉन्सेप्ट है, दिमाग में फिट। लेयर स्कैफोल्डिंग, पुटलॉग स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि दीवार में होल करना आसान है, ओपनिंग करना आसान है, इसलिए पुटलॉग को एक तरफ से दीवार के अंदर रखेंगे, मतलब मैसनरी में, एक तरफ से हम लोग लेजर के ऊपर रखेंगे, इसलिए इसको हम लोग ब्रिक मैसनरी के लिए कहते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दीवार से इसकी डिस्टेंस लगभग दीवार के पैरेलल बनाई जाती है 1.2 मीटर पर। इनमें दो पुटलॉग्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है 1.2 से 1.5 मीटर होती है। दो लेजर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस 1.2 से 1.5 और दो स्टैंडर्ड के बीच की डिस्टेंस 2 से 2.5 मीटर आपके पास में होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में डबल स्कैफोल्डिंग। अब भाई देखो, डबल स्कैफोल्डिंग को हम मैसन स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। उसको किस नाम से जानते थे, ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग या पुटलॉग स्कैफोल्डिंग। इसको जानते हैं मैसन स्कैफोल्डिंग के नाम से। अब मैसन स्कैफोल्डिंग, देखो डबल स्कैफोल्डिंग, ये क्वेश्चन अभी आरआरबी जेईई में पूछा गया था भाई, है ना, आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के अंदर पूछा गया था। अब आप बहुत सारे बच्चों को शिकायत होगी सर आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया सब, क्योंकि बेटा देखो जिम्मेदारी होती है, मेरे पास 3 सब्जेक्ट है बड़े बड़े, तो वो मैंने पढ़ाए। अभी मेरे को टाइम मिला तो मैंने फिर से पढ़ा दिया, लेकिन पेड बैचेज में हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग। कई बार इसको इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये दीवार पर डिपेंडेंट नहीं है। सुन लो बात को ध्यान से, क्योंकि ये जो आपके पास में दीवार, ये जो आपकी स्कैफोल्डिंग है ये दीवार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज नोन एज द इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग। 3 चीजें ध्यान रखें, स्टोन मैसनरी के लिए सूटेबल होती है, ये इंडिपेंडेंट क्योंकि दीवार से इसका कोई लेना देना नहीं है, दीवार में हम लोग छेद नहीं करते इसके अंदर, और इसको मैसन स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। अब पॉइंट एस में लिखा भी है कि स्टोन वॉल के अंदर इट इज हार्ड टू मेक द होल्स, होल्स करना बहुत मुश्किल है दीवार के अंदर,
इन द वॉल टू सपोर्ट द पुटलॉक। पुटलॉक को सपोर्ट देने के लिए दीवार में होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है स्टोन की वॉल में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो स्कैफोल्डिंग एक दूसरे के पैरेलल बनाते हैं। आइए जरा समझाते हैं इसको कैसे बनाई जाती है। देखिए आप लोग देखिए, ये आपकी दीवार है और इस दीवार के साइड में ये जो आप लोगों की स्कैफोल्डिंग बना रखी है, ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है भाई। तो दो लेयर बनाई जाती है इसमें, एक लेयर आपको ये दिख रही है, दूसरी लेयर वहां पे क्या हो रहा था, सिंगल में ये हिस्सा था ही नहीं, सिर्फ ये वाला हिस्सा था। इसमें जो पुटलॉक थे दीवार के अंदर तक जा रहे थे, दीवार के अंदर तक। लेकिन डबल लेयर स्कैफोल्डिंग में दो स्कैफोल्डिंग एक दूसरे के पैरेलल बनाई जाती है, इसलिए इसको डबल स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, दीवार का इससे कोई लेना नहीं, देखो दीवार से कहीं कनेक्टेड नहीं है। अब इसमें आगे समझते हैं हम लोग कि पहली जो रो है वो दीवार से 20 से 30 सेंटीमीटर, 30 है भाई, जो पहली रो है, ये जो पहली रो है ये दीवार से 20 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, से बहुत पास होती है, बहुत क्लोज होती है, बहुत कम डिस्टेंस है भाई। एंड जो अदर वन होती है वो पहली वाली से 1 मीटर दूरी पर, ये जो दूसरी ये वाली है, दूसरी आपकी, ये एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर। तो क्या हुआ, पहली वाली दीवार से 20 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर और दूसरी वाली पहली से 1 मीटर दूरी पर बनी हुई होती है। ये लिखा हुआ है आगे। देन पुटलॉक आर प्लेस्ड व्हिच आर सपोर्टेड बाय बोथ फ्रेम। और यहां जो पुटलॉक होते हैं, देखो ये आपका पुटलॉक है, ये जो आपका पुटलॉक है, ये पुटलॉक को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये दोनों की दोनों आप लोगों को, देखो मैंने क्लियर बता रखा है भाई, सिंपल सीधा सीधा है। ये आपके क्या है, दीज आर द स्टैंडर्ड, दिख रहा है आप लोगों को, इसको स्टैंडर्ड बोलेंगे वर्टिकल मेंबर्स को। वर्टिकल मेंबर में हॉरिजॉन्टली कौन बना होता है, आपके लेजर बने होते हैं, ये आपके लेजर है। क्यों लेजर भाई, सीधी सी बात है, मैं आपको बताया था पेन को तुम साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ऐसा, एक क्रॉस सेक्शन है, अंदर तक जा रहे हैं। तो ये पुटलॉक्स, ये लेजर्स हैं और लेजर के द्वारा इन दोनों फ्रेम्स के द्वारा किसको सपोर्ट किया जा रहा है, इस पुटलॉक को सपोर्ट किया जा रहा है। और पुटलॉक के ऊपर फिर क्या रखा हुआ है, ये आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म, याद देख लो, ये आप लोगों का वर्किंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है। इस पर बैठ करके मैसन काम करेगा और इस पर अपना सामान भी रखेगा। तो ये भाई अंतर आपके पास में इनका आगे लिखा भी है कि क्योंकि देखो, क्योंकि ये भाई जो आपका डबल स्कैफोल्डिंग है, ये डबल स्कैफोल्डिंग जो है ये दीवार से इंडिपेंडेंट है। कैसी है बेटा, दीवार से पूरी तरीके से अलग है, दीवार से इसका कोई लेना देना नहीं है, दीवार से इंडिपेंडेंट है। इस कारण से दीवार से इंडिपेंडेंट है, इस कारण से हम इसको एक टेंपररी सपोर्ट भी देते हैं जब तक कि स्ट्रक्चर को बना दिया। अब स्ट्रक्चर को या तो हम बना रहे होंगे या रिपेयर कर रहे होंगे या गिरा रहे होंगे, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ द स्कैफोल्डिंग उस टाइम पर हम इसमें रैकिंग प्रोवाइड कराते हैं, इसको सोरिंग भी, उसको हम लोग सोरिंग भी बोलते हैं। ध्यान है ना आप लोगों को, सोरिंग बोलते हैं। ये सोरिंग अलग चीज है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्यों इस्तेमाल हो रही है मैंने आपको बताया। सोरिंग क्या चीज है, किसी एक अनसेफ पार्ट को, अनसेफ क्या है, देखो सुनो बात को, दीवार में या तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं या इसको गिरा रहे हैं, उसके लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग का। अभी स्कैफोल्डिंग का इस दीवार से तो कोई लेना देना नहीं है, ये हवा में है एकदम, इसका मतलब एक तरीके से ये अनसेफ है। कौन, स्कैफोल्डिंग। तो अनसेफ स्ट्रक्चर को जब तक उसको हम लोग काम, जब तक कि वो पूरी तरीके से सेफ नहीं हो जाता या अपना काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक जो टेंपररी इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे उसको सोरिंग कहते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं, सोरिंग। तो ये आपने क्या प्रोवाइड कराया, इंक्लाइंड सोरिंग प्रोवाइड करा दी इस जगह पे। कमाल का कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं सर। नेक्स्ट आप लोगों का, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। कई बार ऐसा होता है, कुछ बिजी स्ट्रीट्स होती है, बिजी स्ट्रीट्स का मतलब है कुछ ऐसी रोड, जैसे आप लोगों ने दिल्ली का चांदनी चौक कभी देखा हो, या फिर आप लोगों ने लखनऊ के काफी बाजार हैं, दिल्ली में चावड़ी बाजार है, ऐसे बहुत सारे मार्केट होते हैं जिनमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, रेगुलर लोगों का आवागमन होता है। बाजार वगैरह होते हैं जो सिंक, ऐसी जगह होती है, नैरो स्पेसेस होती हैं जिस जगह पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, ऐसी जगहों पर बेटा रैकिंग या सोरिंग एक ही चीज है। ठीक है, अभी आ जाओ। तो उस जगह पर हम लोग कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसका इस्तेमाल नैरो स्पेसेस पर किया जाता है, सकरी जगहों पर जहां पर लोगों का आना जाना बहुत हो, जैसे मार्केट वगैरह होते हैं। अब इसमें बता रखा है कि इस टाइप की जो स्कैफोल्डिंग है कुछ अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अंदर मेनली हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस है, पहला सर्कमस्टांसेस बता रखा है, जब ग्राउंड इज वीक टू सपोर्ट द स्टैंडर्ड, जब आपका जो ग्राउंड है उस दलदली मिट्टी का है, वो सपोर्ट ही नहीं कर सकता स्टैंडर्ड को, ऐसी सिचुएशन में किसका इस्तेमाल करोगे, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करोगे। सही बात है। दूसरा, व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज टू बी कैरिड आउट, मतलब नीचे वाले स्ट्रक्चर में हमें कोई काम नहीं करना, नीचे वाले स्ट्रक्चर पर हमें कोई काम नहीं करना है, बस हमें ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है। सो दैट विल बी नोन एज अ कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो वहां पे हम कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे जब सिर्फ किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अपर पार्ट पर हमें काम करना है। तो देखो इस तरीके से आप लोग दिख रहा होगा सपोर्ट, या नीचे जमीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। या फिर व्हेन द ऑर्डिनरी स्कैफोल्डिंग विल ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक और रोड सच एज फॉर द बिल्डिंग ऑन द साइड ऑफ अ बिजी स्ट्रीट्स, जब बहुत ही बिजी स्ट्रीट्स में, ऐसी जगह जहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, उन जगहों पर रोड पर ट्रैफिक वगैरह का ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जाए, इसलिए हम लोग ऑर्डिनरी स्कैफोल्डिंग की जगह पर हम लोग कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। मेनली ये किसका होता है, स्टील की होती है, काफी ज्यादा महंगी भी होती है, इसकी कास्टिंग, इसको डिसमेंटल करना, इसकी कास्टिंग करना भी उतना आसान नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था भाई अभी, है ना। क्या है टॉपिक का नाम है सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। पहली बात तो ध्यान रखिए, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर पर किया जा सकता है। आपने देखा होगा इस तरीके का, आपके पास में मैंने एक वीडियो भी बना रखा है YouTube पे, अगर किसी ने देखा हो तो, शॉर्ट्स वगैरह भी बने हुए इसके ऊपर, खुद मैं इसके अंदर उतर गया तो रिस्क लेके तुम्हारे लिए। ठीक है, लेकिन तुमको रिस्क दिखता कहां है टीचर का, कि रात रात भर आंखें फोड़ के टीचर तुम्हारे लिए काम करे, लेकिन ना, अभी भी 50 से 60 हजार बच्चे देंगे, लेकिन यार 250 बैठे, बाद में रोते फिरेंगे इसका पीडीएफ कहां पे है भैया। पीडीएफ के चक्कर में पढ़ोगे नहीं पढ़ा जाएगा। मैं क्लास में बैठ के पढ़ा रहा हूं, इतने कंटेंट को आप खुद से पढ़ने बैठोगे ना दिन निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को आसान शब्दों में चीजें अच्छे से समझ में आए, एग्जाम में जब बैठो तो कॉन्फिडेंस फील हो कि यार हमने एटलीस्ट एक बार देख तो रखा है इसको। ठीक है, चलिए आइए। तो इसमें क्या होता है,
जो टेरेस होता है ना, उस पर एक सॉलिड मास रखा जाता है और उसके द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रोप या वायर्स या फिर केबल्स के द्वारा। और इसमें जो भी वर्कमैन होते हैं उनके पास एक सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी एक बेल्ट होती है जो कि आप लोगों की इससे कनेक्टेड होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोनों साइड, इधर की साइड भी इधर की साइड भी दो मोटर लगी हुई होती है और इसमें एक स्विच बटन होता है। उस स्विच बटन का इस्तेमाल करके आप किसी भी लेवल पर ऊपर या किसी भी लेवल पर नीचे, ऊपर नीचे जा सकते हैं, किसी भी लेवल पर ऊपर या नीचे जाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मोटर जो इसके अंदर अरेंजमेंट लगा हुआ है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पर कर रहे होते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, दिस इज अ लाइट वेट स्कैफोल्डिंग। ये एक लाइट वेट स्कैफोल्डिंग होती है। इसका इस्तेमाल रिपेयरिंग वर्क में जैसे कि पेंटिंग, पॉइंटिंग, व्हाइट वॉशिंग, डिस्टेंपरिंग ऐसी जगहों पर किया जाता है और एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द बिल्डिंग, इसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द बिल्डिंग पर ही कर सकते हैं इस्तेमाल। दूसरा पॉइंट आपके पास में, दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज द वर्किंग प्लेटफॉर्म इज सस्पेंडेड। जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है इसमें, इसे हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, सस्पेंड मतलब किसी भी लेवल पर भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर रोप्स या चेन की मदद से। एंड प्लेटफॉर्म को हम किसी भी हाइट या लेवल पर, डिजायर्ड लेवल पर हम ऊपर या नीचे लेकर के जा सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने होंगे, ये सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट आप लोगों की टेरेस्ट्रियल स्कैफोल्डिंग। देखो टेरेस्ट्रियल स्कैफोल्डिंग क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूं। जब दीवार की, मतलब हमें लगभग 5 मीटर हाइट तक, लगभग 5 मीटर हाइट तक अगर हमें क्या करना हो, कंस्ट्रक्शन करना हो या फिर हमें रिपेयरिंग करनी हो कुछ भी, तो पहली बात तो ये ना इनसाइड ऑफ द रूम, अभी वाली हमने देखी थी आउटसाइड इस्तेमाल होती है, ये इनसाइड इस्तेमाल होती है। तो दिस इज इन दिस स्कैफोल्डिंग, इसमें वर्किंग प्लेटफॉर्म जो होता है या तो एक मूवेबल ट्राइपॉड पर होता है या फिर एक लैडर के ऊपर होता है। देखो दोनों रखे हुए हैं, आपने अगर आप देख पा रहे हो, यस और नो में आंसर देंगे। आप लोग देख पा रहे हो येलो कलर की दिख रही होगी, इसमें एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसमें दोनों तरफ ना लैडर लगी होती है। इस लैडर पे चढ़ के भाई साहब गए होंगे, यहाँ पे चढ़ गए होंगे, दिख रहे हैं आप लोगों को ये भाई साहब, ठीक है। दोनों तरफ से लैडर लगी होती है, बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है, या फिर इसके आगे एक और रखा हुआ है जिसको यूज नहीं कर रहा। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों के पास में इस तरीके का छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है ऊपर, ठीक है। अक्सर सीढ़ी पर खड़े होकर के ही मैं सर अपना काम करता है, तो इसमें बता रहा है कि मूवेबल ट्राइपॉड के ऊपर या फिर लैडर के ऊपर एक वर्किंग प्लेटफॉर्म सपोर्टेड होता है, वर्किंग प्लेटफॉर्म लगाया जाता है, ठीक है भाई। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल स्कैफोल्डिंग के नाम से जान रहे होते हैं। अब इसमें देखो Dishes starting from rupees 99. इनसाइड द रूम, इसका इस्तेमाल मेनली रूम्स के अंदर या किसी स्ट्रक्चर के अंदर किया जाता है, जैसे कि पॉइंटिंग, पेंटिंग या रिपेयरिंग वर्क में अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टील स्कैफोल्डिंग। आजकल तुम्हें पता है, देखो घरों में टेंट लगते देखे तुमने, जो आजकल घरों में शादी वगैरह होती है तो उसमें टेंट लगते हैं। अब टेंट जब लगते हैं ना, तो उनमें क्या होता है स्टील की स्कैफोल्डिंग ही तो है वो एक तरीके की, बट समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। टेंट, तो उसमें आपने देखा होगा एक दिन में पूरा टेंट लगा दिया जाता है और अगले दिन तुम्हारी आंख खुलने से पहले, जैसे लड़कियां एकदम तैयार होकर शादी में जा रही हैं, ठीक है, एकदम लहंगा महंगा उन्होंने पहना हुआ है, लेकिन अगले दिन जैसे ही उनके घर में शादी मान लो, अगले दिन जैसे ही उनकी आंख खुलती है, उनका मेकअप वेकअप धोकर के वो बाहर आती है, वो देखती है कल तो यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर सुंदर माहौल बना हुआ था, आज कहाँ गायब हो गया। तो एकदम से क्या हो जाता है, वहां पे स्टील के स्कैफोल्डिंग की तरह ही कुछ पाइप्स का, लेडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस टाइप के जो स्टील स्कैफोल्डिंग आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये महंगे होते हैं, इनको मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सकता है और इनका डिसमेंटलिंग और इनको इरेक्ट करना, मतलब इनको लगाना और हटाना बहुत बहुत ज्यादा आसान होता है। इनमें क्या होता है, कपलेट्स होते हैं, जैसे कि ये आपके पास कोई पार्ट है, एक पार्ट में आपके पास में इस तरीके का एक मेंबर बना हुआ है, दूसरे पार्ट में इस तरीके का क्या बना, हुक टाइप बना हुआ है, और इस तरीके से आप लोगों का दो मेंबर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें कपलेट्स का इस्तेमाल करते हुए इनमें कपलेट्स ऑफ फिटिंग होती है जिनकी मदद से मेंबर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। चलिए समझते हैं। नाउअडेज आज के समय में जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है उनमें स्टील स्कैफोल्डिंग काफी पॉपुलर है, जैसे कि इट इज सिमिलर टू द टिम्बर स्कैफोल्डिंग। ये सिमिलर टू द टिम्बर स्कैफोल्डिंग मतलब ये स्कैफोल्डिंग के जैसी ही होती है, एक्सेप्ट दैट, लेकिन वुडन मेंबर्स की जगह पर स्टील के ट्यूब्स या पाइप्स का इस्तेमाल होता है। रस्सियों की जगहों पर हम कपलेट्स और फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, देखो आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा कि एग्जांपल के तौर पे एक पाइप है, ये इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे हुक लगा होता है। कितने बच्चों को पता है, लड़कों को तो बहुत पता है, खूब जाते हैं टेंट वेंट सामान, जैसे उनको तो पता चल जाए ट्रैक्टरों पे खड़े होकर के जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये कपलेट आपके पास में, सॉरी ये आपका एक पाइप है और एक पाइप होता है ऐसे जो पाइप है, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर इस तरीके का एक वो बना होता है जॉइंट, मतलब कपलेट सही, इसमें हुक बना हुआ है, इसमें आप लोगों के पास में एक होल बना हुआ है, मतलब एक मेंबर अलग से बेल्डिंग करके जोड़ रखा है, आपस में कनेक्ट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज द स्टील स्कैफोल्डिंग। तो इसमें लकड़ी के मेंबर की जगह स्टील के ट्यूब्स इस्तेमाल होते हैं और रस्सियों की जगह पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, कपलेट्स और फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक भाई। चलो इस तरीके की जो स्कैफोल्डिंग होती है इसको इजीली इरेक्ट का मतलब होता है इसको इजीली लगाया जा सकता है और आसानी से खोला भी जा सकता है। लास्ट पॉइंट इज ये स्ट्रॉन्गेस्ट और मोर ड्यूरेबल होती है, लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है, इसका किराया काफी ज्यादा महंगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग। आजकल आप लोगों ने सोसाइटी वगैरह देखी हो, अगर सोसाइटी में रहते हो तो आप लोगों ने इस टाइप की स्कैफोल्डिंग देखी होगी। ये आजकल के समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्कैफोल्डिंग है जिसका नाम है पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग। ये आप लोगों की स्टील की बनी हुई होती है और इसके अंदर जो लिखा हुआ है विद द स्पेशल टाइप ऑफ कपलिंग्स एंड फ्रेम्स आर अवेलेबल। ये एक फ्रेम के ऊपर बनाई जाती है और इसमें जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है वो एक ब्रैकेट के ऊपर सपोर्टेड होता है। ब्रैकेट दिख रहा है आप लोगों को, इसके ऊपर सपोर्टेड है और इसमें हम लोग किसी भी हाइट पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये वर्किंग प्लेट को यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को स्टैंडर्ड्स दिख रहे होंगे, इसमें आप लोगों को ब्रेसेस दिख रहे होंगे, सारी चीजें दिख रही होंगी। साथ के साथ इसके जो स्टैंडर्ड होते हैं, इनका जो बॉटम पार्ट होता है उस पर होल्स लगे होते हैं, सॉरी उन पर व्हील्स लगे होते हैं, जिसकी मदद से हम बिना किसी देरी के इसको किसी भी जगह पर लेके जा सकते हैं। जैसे देखा होगा आपने, इसमें एक लैडर लगी हुई है, लैडर पे चढ़ के इसमें वर्किंग प्लेटफॉर्म को खोला जाता है, ऊपर चढ़ने के बाद इसको वर्किंग प्लेटफॉर्म को बंद करके इस पर खड़े होकर काम किया जा सकता है और इसमें मटेरियल को गिरने से बचने के लिए और इंसान ना गिरे इसके ऊपर, वर्कमैन ना गिरे इसके लिए इसमें चारों तरफ आप देख सकते हैं टी बोर्ड और गार्डरेल प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए भाई आगे आप लोगों की जो आगे आप लोगों का जो टॉपिक है इसका नाम है फ्लोरिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोरिंग। हो गया भाई कनेक्ट है आप लोगों का, मजा आ रहा होगा। एक एक टॉपिक